नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का करंट कवर करने वाले हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आज की जो वीडियो है उसमें मैंने माइक का प्रयोग नहीं किया है। थोड़ी सी एयरफोन जैक में प्रॉब्लम हो गई है। जिस फोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए वैसे तो मैंने साउंड चेक की, साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये दिक्कत ज्यादा नहीं, केवल 2 दिन रहेगी, आज की वीडियो में और कल की वीडियो में। उसके बाद मैं ये प्रॉब्लम ठीक करा लूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी हो, ठीक है, तो शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी। बाकी जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की जो पहली न्यूज है वो है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। कौन बने हैं भाई? अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, अच्छा, अनिल चौहान ने किनका स्थान लिया है? यानी कि इनसे पहले सीडीएस कौन थे जी? कौन? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। ठीक है, पहले बात करते हैं सीडीएस पद की। तो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ऐसा पद है जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। ठीक है, आपको पता है भारत की 3 प्रमुख सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेनाओं के अपने अपने क्या हैं? अध्यक्ष हैं, यानी कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए इन तीनों सेनाओं के सेनापति हैं। लेकिन इन तीनों के अलग अलग अध्यक्ष, अलग अलग महानिदेशक हैं। इसीलिए एक 2019 में एक पद बनाया गया सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी कि जो चल रहा है वो तो बिल्कुल सब कुछ सेम चल रहेगा, बाकी के अध्यक्ष वगैरह सब सेम रहेंगे, लेकिन इन तीनों सेनाओं का भी एक सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। वैसे तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे, ठीक है, तीनों सेनाओं का भी एक सेनापति बना दिया गया जिसे हम सीडीएस कह सकते हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और वो कौन बने थे? तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके बाद अब भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं भाई? अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, सीडीएस पद की स्थापना 2019 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, अब दूसरे बने हैं अनिल चौहान उनके स्थान पर। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे बनाया है? ठीक है, तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री केयर्स फंड की। तो 2019 में एक महामारी आई थी जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 महामारी 2019 में आई थी। उस महामारी के समय सरकार द्वारा लोगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी 2019 में। ठीक है, पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी 2019 में। अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड के नए ट्रस्टी कौन बने हैं। ठीक है, तो जी इसका एक नहीं 3 ट्रस्टी बनाए गए हैं। पहले ट्रस्टी हैं भारत के एक वरिष्ठ उद्योगपति जिनका नाम है रतन टाटा। ठीक है, दूसरे ट्रस्टी कौन बनाए हैं भाई? तो ये हैं लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष। कौन? करिया मुंडा। कौन बने हैं भाई? करिया मुंडा। और तीसरे कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के
पूर्व न्यायाधीश कैटी थॉमस। कैटी थॉमस, ठीक है। सुनिए, पीएम केयर्स फंड, इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। कोविड-19 महामारी के समय लोगों को वित्तीय सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। पीएम केयर्स फंड का केंद्र सरकार ने नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री केयर्स फंड का ट्रस्टी नियुक्त नहीं किया गया है, 3 लोगों को पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। भारत के वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कैटी थॉमस को। ठीक है भाई, चलिए, मुझे पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, क्योंकि आवाज जो है कमरे में थोड़ी गूंज रही है, लेकिन प्लीज आप 2 दिन के लिए एडजस्ट करें, ठीक है। चलिए आगे बात करें भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहां के केसर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है? कहां के केसर को केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, कहां के केसर को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहले बात करते हैं थोड़ी सी जीआई टैग की। जीआई टैग है क्या? जीआई टैग एक भौगोलिक सूचकांक होता है, यानी कि एक लेवल होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक सूचकांक। ये किसी विशेष चीज को ही प्रदान किया जाता है, जैसे कि आपकी लखनऊ की चिकनकारी, ठीक है, और मुंबई का हापुस आम, ठीक है, बिहार का मिथिला मखाना, ऐसे करके दार्जिलिंग की चाय, जो मतलब उस स्थान की कोई विशेष चीज होती है, ठीक है, उसको क्या प्रदान कर दिया जाता है? सरकार द्वारा एक लेवल प्रदान कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है। तो किस स्थान के जीआई टैग को न केवल भारत का बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो भैया जम्मू कश्मीर के केसर को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग के ऊपर भी मैं एक अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बस थोड़ी सी एक करंट कवर हो जाए 2022 का, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस भी कवर कराऊंगा जो आपके एमटीएस और सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो बस मेरे साथ आप लोग बने रहिए बस, ठीक है। बाकी मेहनत मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको जो बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम है वो मेरा है, उस पर काम करने का काम आपका है, ठीक है, उसको याद करने का काम आपका है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के केसर को ही जीआई टैग क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि भैया ये विश्व का इकलौता ऐसा केसर है जो 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है, ठीक है। यानी कि विश्व का ऐसा ये एकमात्र ऐसा केसर है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उगाया जाता है, 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, चीन को पीछे छोड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया है? श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता 2017 से लेकर 21 तक कौन था? चीन था। यानी कि चीन श्रीलंका को ऋण प्रदान करता था, लोन प्रोवाइड कराता था, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो 2017 से लेकर 21 तक श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन था? चीन। अब बात कर रहे हैं हम 2022 की, तो 2022 में चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो भैया कौन सा देश श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है चीन को पीछे छोड़कर? भारत, ठीक है। भारत चीन को पीछे छोड़कर श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। और 2022 की बात करें तो भारत ने चीन को कुल 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया है। कितना?
भारत ने श्रीलंका को $968 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, $968 मिलियन का कर्ज दिया है। किसे? श्रीलंका को। किसने दिया है? भारत ने। ठीक है भाई। इससे पहले 2017 से लेकर 2021 तक चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा ऋणदाता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहां बनाया जा रहा है? मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विश्व की। विश्व का सबसे ऊंचा पुल भैया कहां बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहां बनाया जा रहा है? तो यह पुल बनाया जा रहा है कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहां बनाया जा रहा है? तो कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ये कहां है भाई? ये है हिमाचल प्रदेश में। कालका शिमला नेशनल हाईवे कहां है? हिमाचल प्रदेश में है, जहां विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है। अगर इस पुल की ऊंचाई की बात करें तो यह पुल कितना ऊंचा होगा भाई? 280 मीटर ऊंचा होगा। कितना ऊंचा होगा? 280 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, 280 मीटर का मतलब समझते हैं आप? 3 कुतुब मीनार भी छोटे पड़ जाएंगे, इतना ऊंचा पुल होगा ये। 3 कुतुब मीनार भी छोटे पड़ जाएंगे, इतना ऊंचा होगा ये। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनने जा रहा है 280 मीटर ऊंचा। कहां पर? कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इस पुल को बना कौन रहा है? तो भैया भारत में जितने भी रोड वगैरह हैं, जितने भी राजमार्ग हैं, ठीक है, और या जितने भी पुल हैं, उनको बनाने का कार्य कौन करता है? उनको बनाने का कार्य करता है NHAI। आपने टोल टैक्स वगैरह पर या सड़कों पर या हाईवे पर एक बोर्ड लगा हुआ अवश्य देखा होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगर इसकी बात करें तो NHAI की स्थापना कब हुई थी भाई? 1988 में हुई थी। NHAI की स्थापना हुई थी 1988 में। इसका मुख्यालय कहां है भाई? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में है इसका। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार। ठीक है, ध्यान रखना, भारत में जितने भी रोड वगैरह हैं, जितने राजमार्ग हैं, जितने पुल हैं, उनको बनाने का कार्य कौन करता है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं संतोष कुमार। इसी NHAI ने कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात की है। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाने की बात की है, जो कि हिमाचल प्रदेश में होगा, 280 मीटर ऊंचा होगा, यानी कि 3 कुतुब मीनार के बराबर होगा। ठीक है भाई, आगे बात करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दो पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? पहली बात क्या चल रही है? पहली बात चल रही है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की। कब के? 2022 के। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? भारत की पहली महिला पहलवान बनी है
विनेश फोगाट। कौन बनी है भाई? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीते हैं। ठीक है, 2 पदक जीते हैं। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ है भाई? बेलग्रेड में। बेलग्रेड कौन से देश में आता है? बेलग्रेड आता है सर्बिया में। ठीक है, बेलग्रेड कहां आता है? सर्बिया में। आयोजन कहां हुआ था विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का? बेलग्रेड, सर्बिया में, जहां विनेश फोगाट ने 2 पदक जीते हैं और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला पहलवान बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला स्वच्छ सुजल, सुजल मतलब सुरक्षित जल या शुद्ध जल। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। साथ ही साथ यहां पर हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक गांव में पीने के पानी का नल वगैरह के सिस्टम हो चुका है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला ऐसा क्षेत्र है जो स्वच्छ सुजल प्रदेश में प्रथम स्थान पर आया है या प्रथम स्थान घोषित हुआ है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं और साथ ही साथ हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक घर में नल की सुविधा या जल की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं भाई हमारे जल मंत्री कौन है? भारत के इस समय केंद्रीय जल मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, जल मंत्री कौन है भारत के? केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अब बात करते हैं थोड़ी सी अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अंडमान निकोबार की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है और यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उपराज्यपाल हैं वो देवेंद्र कुमार जोशी हैं। अंडमान निकोबार की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय, इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही सबसे पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए आगे बात करते हैं। वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा, वर्ष 2023 तक भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की जाएगी? अब अगर 2023 की बात करें तो भैया शुरू हो चुकी है वो। ठीक है, शुरू हो चुकी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 2022 का करंट, तो हो जाएगी पढ़ना है या हो गई है, कुछ भी पढ़ लो, आपके चीज समझ में आनी चाहिए। भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 तक किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 तक 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है। कौन कौन से? वाराणसी से बोगीबील तक। वाराणसी से बोगीबील तक। वाराणसी पड़ता है भैया उत्तर प्रदेश में और बोगीबील पड़ता है असम में।
ये भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। क्रूज मतलब जहाज वाली, ठीक है, जो चलेगी वाराणसी से बोगीबील तक, उत्तर प्रदेश से आसाम तक। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ये कितनी दूरी तय करेगी? ये 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जो वाराणसी से होते हुए, बिहार के पटना से होते हुए, पश्चिम बंगाल के हुगली से होते हुए ये चली जाएगी बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ढाका से होते हुए वापस ये भारत आ जाएगी। क्यों? कौन से रास्ते से? आसाम वाले रास्ते से, ठीक है, आसाम वाले रास्ते से वाराणसी, फिर बिहार में पटना, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए, ढाका होते हुए ये वापस आसाम में चली जाएगी, ठीक है। क्लियर? कितने किलोमीटर की होगी? 4000 किलोमीटर की होगी। वाराणसी से बोगीबील के बीच चलेगी। ये भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी, ठीक है। अभी हाल ही की बात करूं तो 2023 में शुरू हो चुकी है, ठीक है। जिसके अगर पर डे की कॉस्ट बताऊं आपको, पर डे में इसमें एक व्यक्ति का खर्चा है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए एक दिन का खर्चा है, ठीक है। जहां ये जो क्रूज सेवा है वहां हर चीजों से, हर सुख सुविधाओं से लैस है। एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए एक बेटर ऑप्शन है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो 25,000 रुपए पर डे का खर्चा है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई 25,000 रुपए कैसे अफोर्ड करें, ठीक है। तो भाई लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लाइफ में तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर तुमने कुछ खुद भी कुछ ठान लिया है ना कि हाँ यार मुझे ये करना है एक दिन, तो वाकई में कर सकते हो। लेकिन बस खुद के अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि मुझे केवल यही तक नहीं रहना। अगर आप आज एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस की नौकरी लेने के बाद बैठो मत, आगे की तैयारी करो, ठीक है। तो बस लाइफ में वो लोग ही इन सुख सुविधाओं को नहीं ले पाते जो एक स्थान पर आकर रुक जाते हैं। धीरे धीरे चलते रहो, लेकिन चलते रहो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता भैया, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा हमार बेटी हमार मान, हमर बेटी हमर मान योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना को शुरू किया गया है? तो भैया ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना को शुरू किया गया है, जिसके तहत स्कूल, कॉलेजेस और या किसी ना किसी संस्थान वगैरह में जाकर लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो आत्म सुरक्षा की ओर ध्यान दें, ठीक है। ऐसी बहुत सी टेक्निक सिखाई जाएंगी इसमें, महिला अधिकारियों द्वारा या बहुत सी कर्मचारियों द्वारा लोगों को सिखाया जाएगा, महिलाओं को सिखाया जाएगा, लड़कियों को सिखाया जाएगा कि एक सेल्फ डिफेंस की टेक्निक क्या होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ उनकी सुरक्षा की तरफ अग्रसर हुआ जाएगा। कौन सी योजना के तहत? हमर बेटी हमर मान, ठीक है। ये शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? भूपेश बघेल, ठीक है। भूपेश बघेल कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है भैया, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है भाई? तो ये सम्मानित किया गया है कुमार सानू को। कुमार सानू को 2021 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन से ईयर का? 2021 का। अब मैं आपको बता दूं कि कोविड की वजह से ना तो 2019 में
और ना ही 2020 में ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। तो 2019 और 2020 में भी ये पुरस्कार वितरित नहीं किए गए। तो 2019 और 2020 के पुरस्कार 2021 में ही दिए गए थे। ठीक है, तो 2020 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? 2020 का पुरस्कार दिया गया है आनंद मिलिंद को, आनंद मिलिंद को। और 2019 का शैलेंद्र सिंह को, शैलेंद्र सिंह को। ठीक है, ये तीनों ही सिंगर हैं, तीनों सिंगर हैं। कुमार सानू को 2021 का, आनंद मिलिंद को 2020 का और शैलेंद्र सिंह को 2019 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसकी शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत 1984 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1984 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। लता मंगेशकर की बात करें तो भैया लता मंगेशकर जो है भारत की गायिका थी, जिनकी मृत्यु 2022 में हो गई थी। ठीक है, और लता मंगेशकर की बात करें तो ये भारत की एकमात्र ऐसी सिंगर हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज है क्योंकि इन्होंने 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। कितने? 30,000 से अधिक गाने गाने के लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। ठीक है, इन्हें वर्ष 2000 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से ये सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है भाई कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, मध्य एशिया का एक देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान, उसकी एक राजधानी है नूर सुल्तान। देखिए, हमें वैसे तो देश विदेश की खबरों से ज्यादा हमारा कोई इतना कांटेक्ट नहीं है, मतलब इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है देश विदेश की खबरें, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं आसपास के जहां से अगर थोड़ी सी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज अगर बन जाती है तो हमारे लिए जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नूर सुल्तान का नाम चेंज करके कर दिया गया है अस्ताना। ठीक है, मध्य एशिया का एक देश है कजाकिस्तान जिसकी राजधानी थी नूर सुल्तान, अब उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अस्ताना। कजाकिस्तान की बात करें तो भैया ये विश्व का सबसे बड़ा, ऐसी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है, लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक देश क्या होता है? लैंड लॉक देश का मतलब होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, यानी कि उसके चारों ओर क्या हो? अन्य देश हो। ठीक है, तो कजाकिस्तान ऐसा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश है। इसका थोड़ा सा इसका भाग कैस्पियन सागर से मिलता है, वरना ये अपने चारों ओर से किससे घिरा है? देशों से घिरा हुआ है आसपास के। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन सा है? कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी नूर सुल्तान का नाम चेंज करके कर दिया गया है अस्ताना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में, इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है? महिलाओं के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। ठीक है, इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जिसके पहले दिन महिलाओं को बोलने का और महिलाओं को अपने प्रश्न रखने का अलग से अधिकार होगा। ठीक है, तो इतिहास में पहली बार किसी राज्य की विधानसभा में ऐसा हुआ है कि महिलाओं के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है भाई? 404। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या
आप मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। राज्यसभा की बता देता हूं, राज्यसभा की है 31, ठीक है, राज्यसभा की है 31। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम अपने। तो क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022, क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है जिसका नाम है दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। तो क्रिकेट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है पश्चिमी क्षेत्र ने, पश्चिमी क्षेत्र ने। दिलीप ट्रॉफी में इसी प्रकार की टीमें होती हैं, इसमें कोई वैसी टीम नहीं होती, ठीक है। ये भारत का ये गेम है दिलीप ट्रॉफी 2022, जिसको कंडक्ट कर कौन कराता है, बीसीसीआई, ठीक है। बीसीसीआई इसका और इसको क्या कराती है, ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। तो ये भारत का ही एक क्रिकेट टूर्नामेंट है दिलीप ट्रॉफी 2022 का। किसने जीता है दिलीप ट्रॉफी, पश्चिमी क्षेत्र ने। भैया किसे हराकर जीता पश्चिमी क्षेत्र ने, दक्षिणी क्षेत्र को हराकर जीता है। दक्षिणी क्षेत्र को हराकर पश्चिमी क्षेत्र ने दिलीप ट्रॉफी 2022 को जीत लिया है। और ये पहली बार नहीं जीता है, 19वीं बार जीता है। ध्यान रखना 19वीं बार जीता है, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, हर साल आयोजित किया जाता है वार्षिक रूप से, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो इस बार ये कौन सा संस्करण था, तो दिलीप ट्रॉफी 2022 का जो संस्करण था वो 59वां संस्करण था, ठीक है। 59 में से 19 बार कौन जीत चुका है, पश्चिमी क्षेत्र की टीम। पश्चिमी क्षेत्र की टीम 19 बार दिलीप ट्रॉफी 2022 जीत चुकी है। इस बार दक्षिणी क्षेत्र को हराकर जीती है, वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। 59वां आयोजन इस बार था, संस्करण क्या है, 59वां, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवहन क्षेत्र के मामले में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, परिवहन क्षेत्र के मामले में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, परिवहन क्षेत्र के मामले में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022, ठीक है। परिवहन क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो भैया राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है क्या, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो व्यापार है, ठीक है, उसको खुले रूप से चलाया जाएगा। किसी भी प्रकार की परिवहन की प्रॉब्लम ना हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों के तहत, इन सब चीजों को लेकर किस चीज की शुरुआत हुई है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 की, ताकि परिवहन से संबंधित कोई भी चुनौती हो तो उसका समाधान किया जा सके। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को किसने शुरू किया है भाई, तो ये शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य है परिवहन में आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौती का समाधान करना, ताकि देश और विदेश यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को मुक्त क्षेत्र प्रदान हो सके, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए, सप्लाई में भी नहीं, आयात में भी नहीं और निर्यात में भी नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन है, सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022, सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सैफ। कितने वर्ष के लोगों की है, अंडर 17। किस खेल का टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल चैंपियनशिप। कब का है, 2022 का। तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है,
तो सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता है भैया? भारत ने जीता है। ठीक है, सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसे हराकर जीता है? चीन को, वो सॉरी नेपाल को हराया है। खामखा चीन को हरा रहा हूं मैं। ठीक है, नेपाल को हराया है। कितने से हराया है? 4-0 से हराया है। भारत ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में नेपाल को 4-0 से हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, अच्छा इसका आयोजन कहां हुआ था? आयोजन भी सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था नेपाल में। और इस बार जो संस्करण था वो कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। ठीक है, अब बात करते हैं सैफ की। सैफ क्या चीज है? ठीक है, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ये एक संस्था है जो फुटबॉल टूर्नामेंट कराती है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका मुख्यालय है बांग्लादेश, ढाका में। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में। और अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन। ठीक है, सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है भारत ने नेपाल को 4-0 से हराकर। नेपाल में ही आयोजन हुआ था और इस बार जो संस्करण था वो 7वां था। इसको कंडक्ट कौन कराता है इस गेम को? तो सैफ एक संस्था है जिसका नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसका मुख्यालय है बांग्लादेश, ढाका में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष हैं काजी सलाउद्दीन। क्लियर है भाई? आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं वो लिख लो आप। सैफ के सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो सैफ के सदस्य हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। ठीक है, कितने देश हैं भैया? 7 देश हैं। सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इनका आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अच्छा एक चीज और इसमें, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 इसी में ऐड करा देता हूं मैं। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, ये सैफ अंडर 17 था, ध्यान रखना। अब बात कर रहा हूं मैं सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022। बस अंडर 17 हटा दो, क्या आ जाएगा इसकी जगह? महिला। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है भाई? तो इसका खिताब जीता है बांग्लादेश ने। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। अंडर 17 वाले में जीता है भारत ने नेपाल को हराकर, और महिला वाले में जीता है बांग्लादेश ने। किसे हराकर? इसे हराया है नेपाल को। ठीक है, नेपाल को हराकर। शायद मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, इसमें भी किसे हराया भाई? इसमें भी हराया है नेपाल को। ठीक है, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 में बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर यह खिताब जीता है। कितने से हराया भाई? 3-1 से हराया है। 3-1 से हराया है। ठीक है, आयोजन कहां हुआ है इसका? इसका भी आयोजन नेपाल में हुआ है। और इसका संस्करण कौन सा है? संस्करण है इस बार 6। ठीक है, संस्करण है 6। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक यहां हो गई। इसका जो आयोजन है वो नेपाल में नहीं हुआ, इसका आयोजन हुआ है कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, अंडर 17 भारत जीता है नेपाल को हराकर, आयोजन हुआ है कोलंबो श्रीलंका में, संस्करण 7वां। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो बांग्लादेश जीता है नेपाल को हराकर 3-1 से। कहां हुआ है? नेपाल में। इसका आयोजन वो जो इसका संस्करण है वो क्या है? 6वां संस्करण है। बाकी सैफ के बारे में आपको बता चुका हूं, 7 देश हैं और बाकी ये सब। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से
जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना अमृत सरोवर योजना, अमृत सरोवर योजना में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जल के संरक्षण और संचयन, जल को स्टोर करने में, उसको ताकि उसका वो खराब ना हो, उस चीज का देखने में, संरक्षण करने में और संचयन करने में, संचयन करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था अमृत सरोवर योजना। इस अमृत सरोवर योजना के तहत सबसे ज्यादा जल संरक्षण और संचयन करने वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, यानी कि अमृत सरोवर योजना में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है भाई? तो उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण और संचयन में अमृत सरोवर योजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या किया है? तो उत्तर प्रदेश ने 8,462 झीलों का निर्माण कराया है। 8,462 झीलों का निर्माण कराया है उत्तर प्रदेश ने, ताकि भविष्य में जल का संरक्षण किया जा सके और भविष्य में जल को सुरक्षित जो रखा होगा, ठीक है, उसको प्रयोग में लाया जा सके। तो अभी के लिए जल का संरक्षण किया जा रहा है ताकि उसे भविष्य में उसे यूज कर सके। इसके लिए 8,462 झीलों का निर्माण कराया है उत्तर प्रदेश ने, जिसमें से 256 झीलें तो केवल लखीमपुर खीरी में बनाई हैं। कहां बनाई हैं? लखीमपुर खीरी में बनाई हैं 256 झीलें। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा झीलें कहां बनाई हैं उत्तर प्रदेश ने? 256 झीलें बनाई हैं लखीमपुर खीरी में। ठीक है, अमृत सरोवर योजना के तहत अगर बात करें तो प्रथम स्थान तो प्राप्त किया भैया उत्तर प्रदेश ने। दूसरे स्थान पर कौन आया है? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, और वहीं तीसरे स्थान पर आया है जम्मू कश्मीर। अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर आए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दौलताबाद किला महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। दौलताबाद किले का जो निर्माण कराया था वो यादव वंश के शासकों ने कराया था। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं दौलताबाद। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भैया दौलताबाद किले का नाम बदलकर रख दिया है देवगिरी। क्या कर दिया है? देवगिरी किला। अगर बात करें दौलताबाद किले की, तो दौलताबाद जो किला है वो बनवाया था यादव वंश के शासकों ने। ठीक है, यादव वंश के शासकों ने दौलताबाद किला बनवाया था, लेकिन उसका नाम देवगिरी किसने करा? तो उसका नाम देवगिरी कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने, मैंने आपको बताया है, पढ़ाया भी है मैंने आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? देवगिरी ले गया था। उसका नाम क्या कर दिया था? दौलताबाद। और अब वापस, ठीक है, क्या कर दिया गया है? देवगिरी कर दिया गया है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करें। अच्छा, जब नाम चेंज करने की बात आ रही है तो थोड़े से चेंज कर लेते हैं नाम। तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का नाम क्या कर दिया गया है भाई? एक अभियान था जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। इस मिशन का नाम क्या कर दिया गया है? इस मिशन का नाम कर दिया गया है सुंदर भारत। ये भी 2022 में करा, ध्यान रखना, सुंदर भारत। अच्छा, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया? तुर्की देश का नया नाम हो गया तुर्कीय। क्या हो गया? तुर्कीय। ठीक है, अगला, अभी मैंने आपको बता ही दिया, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम क्या रख दिया गया है? अस्ताना। ठीक है, अस्ताना। आगे बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट कहां है ये? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट हैरियट। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम कर दिया गया है माउंट मणिपुर। माउंट
मणिपुर। ठीक है। अच्छा, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर, नूर सुल्तान का नाम अस्ताना, तुर्की का नाम तुर्की है, और स्वच्छ भारत मिशन का नाम सुंदर भारत कर दिया गया है। ठीक है। वहीं दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों का बोझ कम करने के लिए, स्कूल के छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा, स्कूल के छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा नो बैग डे और अनिवार्य खेल नामक अभियान की शुरुआत की गई है? छात्रों का बोझ कम करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा नो बैग डे और अनिवार्य खेल नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो भैया ये शुरू की गई है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार का कहना है कि बच्चों का बोझ कम करने के लिए एक दिन ऐसा होना चाहिए जो जब पढ़ाई नहीं होगी उन्हें खेल वगैरह खिलवाए जाएंगे, ताकि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत हो सकें, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकें, ठीक है, सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिल सके और साथ में वो स्वस्थ भी रह सकें। ठीक है। इसके लिए एक दिन उनका बोझ कम करने के लिए नो बैग डे घोषित कर दिया गया और अनिवार्य खेल अभियान की शुरुआत की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। कौन है भैया? फागू चौहान। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? अभी हुआ नहीं है, होगा 2023 में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? पंद्रहवां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया जाएगा भाई? तो यह आयोजित किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। इस आयोजन को आयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? ताकि ब्रिक्स देशों के जितने भी देश हैं, ब्रिक्स संगठन के जितने भी देश हैं और उनके जो सहयोगी देश हैं, उनका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर उनका विकास हो सके। ठीक है। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। अगर इसकी बात करें तो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो भैया वो चीन में आयोजित किया गया था। 14वां कहां आयोजित किया गया था? चीन में। कब आयोजित किया गया था? 2022 में। ठीक है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में होगा दक्षिण अफ्रीका में। 14वां कहां हुआ है? 14वां हुआ है 2022 में। अगर ब्रिक्स की बात करें तो BRICS यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कितने देश इसके सदस्य हैं? इसके सदस्य जो देश हैं वो 5 हैं। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस समूह की बात करें तो इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी 2006 में। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई, चाइना में। इस ग्रुप का हेडक्वार्टर कहां है भाई? शंघाई, चाइना में। और 2006 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी। ठीक है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जानते थे। ब्रिक मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, केवल 4 ही देश थे। ठीक है। लेकिन 2010 में कौन जुड़ गया इसमें? 2010 में जुड़ गया एस यानी कि साउथ अफ्रीका, तब इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? ये बने हैं राजीव बहल। कौन बने हैं? राजीव बहल। किसके स्थान पर बने हैं राजीव बहल? डॉक्टर बलराम भार्गव के स्थान पर। डॉक्टर बलराम भार्गव के स्थान पर बने हैं, डॉक्टर बलराम भार्गव के स्थान पर बने हैं राजीव बहल। क्या बने हैं? ICMR के नए महानिदेशक। ठीक है, ICMR की बात करें तो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1911 में। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहां है भाई? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आज की लास्ट न्यूज है हमारी, आज की लास्ट न्यूज है बाल यौन शोषण। बाल यौन शोषण, बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने शुरू किया है? बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को किसने शुरू किया है? तो मेघ चक्र अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें बच्चों को, ठीक है, बच्चों को इस चीज के खिलाफ यानी कि बाल यौन शोषण के खिलाफ इस चीज की शुरुआत की गई है ताकि ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी कोई आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कभी किसी भी प्रकार का बाल शोषण ना हो। ठीक है, तो बाल यौन शोषण के खिलाफ मेघ चक्र नामक अभियान को शुरू किया है किसने? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है? मेघ चक्र नामक अभियान। ठीक है, क्यों शुरू किया गया है? ताकि किसी भी प्रकार का बाल यौन शोषण ना हो। क्लियर? ठीक है, इसके संबंध में कानूनों में परिवर्तन किया जाएगा और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा कि ऐसी भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। CBI की बात करें तो CBI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को और इसका मुख्यालय है भैया नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। और CBI के अध्यक्ष कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है। ठीक है भाई, तो ये तो थी हमारी आज की न्यूज। ठीक है, जिसमें हमने 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का करंट कवर किया है। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाएं। ठीक है, कोशिश की है क्योंकि माइक की थोड़ी प्रॉब्लम थी तो फिर भी मैंने आपको कहा है कि बस 2 दिन एडजस्ट करो, आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कोशिश यही कर रहा हूं। ठीक है, लाइट वगैरह का सिस्टम भी थोड़ा ठीक करने की कोशिश की है मैंने, तो अभी बस आप 2 दिन एडजस्ट करें। ठीक है, तो हमने अब तक सितंबर तक का करंट कवर कर लिया है, आगे हम अक्टूबर का करंट कवर करने जा रहे हैं। कल आपको जो वीडियो प्रोवाइड होगी उसमें 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का करंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।